साथियों, मैं सूरज चौरसिया एडवोकेट आपके सामने पुनः एक नए विषय को लेकर के आया हूं। मैं चूंकि पिछले एपिसोड में एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बतलाया था कि जमानत क्यों नहीं मिलती है, अभी मैं इस एपिसोड में बताऊंगा कि जमानत एट्रोसिटी में कैसे मिलती है, कैसे मिलता है, क्या करना चाहिए जिसके लिए आपको जमानत मिले। तो आज चूंकि मैं कानून के बारे में हमेशा आप बताने का प्रयास करता हूं आपको, ताकि आप सजग रहें, कम से कम अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो, डरे नहीं, आपका शोषण कोई करे नहीं, और आपको लड़ाई लड़ना है अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, और दूसरों के लिए भी एक मददगार के रूप में आपको शामिल होना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को, विषयों को लेकर के आपके सामने आता हूँ। तो अग्रिम जमानत नहीं मिलती है एट्रोसिटी एक्ट में, बहुत रेयर मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, कब मिलता है, उसी पे आज मैं चर्चा करूंगा। अग्रिम जमानत आपको मिलेगी अगर आप वास्तव में, आपको झूठे प्रकरण में फंसाया गया है और आप निर्दोष हैं, आपको कहीं ना कहीं बदला लेने के भावना से या प्रेरित होकर के आपको झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का प्रयास किया गया है, तब की स्थिति में आपको अग्रिम जमानत मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। आपके जो साथी हैं, या आपको लगता है कि कोई इकरार हुआ है, इकरारनामा हुआ है, या कोई लिखित में ऐसी बातें हुई हैं और उसको वो करने से मुकर गया या कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, तो आप जो है ऐसे डॉक्यूमेंट को न्यायालय में पेश करें, आपका अग्रिम जमानत स्वीकार होगा। और अगर वास्तव में आपका इंटेंशन, अगर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जो मैं धारा की बात कर रहा था, इस वर्ग के लोगों को अगर वास्तव में आपने जानबूझ करके, दुष्प्रेरित होकर के, दुर्भावना से ग्रसित होकर के ऐसा कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा है, सूचक नहीं कहा है, अपमानित नहीं किया है, या उनको हर्ट नहीं किया है, उनके साथ शोषण अगर नहीं किया है, लेकिन कई बार आपको झूठे प्रकरण में फंसा देते हैं, तो आपको जमानत मिलेगी। न्यायालय भी समझती है कि वास्तव में ये व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है कि नहीं फंसाया गया है, कि क्या बातें हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो मेरे पास केस आया था, हमारे यहाँ का मामला था। उसमें क्या हुआ था कि ईंट बनाने वाले एक व्यवसायी ईंट बनाने का काम करते हैं, और चूंकि बरसात खत्म हो जाने के बाद में जो सीजन आता है, उस सीजन के लिए हमारे एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, जो ईंट बनाने का काम करते हैं, उनके जो एक सरदार होते हैं, वो ठेका का काम करते हैं, लेते हैं कि हम इतने मजदूर आपके पास भेजेंगे, राशि मुझे अदा करनी पड़ेगी, और एग्रीमेंट करते हैं। और एग्रीमेंट में जिस दिनांक, तारीख को, समय को वो लाने का कमिटमेंट करते हैं, मजदूर भेजने का कमिटमेंट करते हैं, वो लिखा पढ़ी करके वो एग्रीमेंट के हिसाब से फिर पैसा भी ले लेते हैं एडवांस में। और वो 50,000 रुपये का एडवांस लिए थे। 50,000 लेने के बाद में जब समय आया, तो ठेकेदार साहब ने कहा कि भाई समय आ गया है, कल से काम शुरू करना है, ईंट बनाना है, आप उनको भेजिए। वो बोलते हैं कि नहीं, वो तो कहीं अभी उत्तर प्रदेश भेज दिए, तो यहाँ चले गए, तो कल भेजेंगे, तो परसों भेजेंगे, तो 15 दिन बाद भेजेंगे। ऐसे करके उनको टाल मटोल करते 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 1 महीना टाल मटोल कर दिए, जिसके कारण की जो समय, निर्धारित समय था, उसके कारण डिले हो गया ठेकेदार को, और काफ़ी लॉस होना शुरू हो गया। तब उन्होंने कहा कि मेरा लॉस हो रहा है, और मेरा आने वाला सीजन में ईंट नहीं बनाने हम पाएंगे, और बरसात का समय भी आ जाएगा, और मेरा इतना लाख का नुकसान अभी तक हो चुका है, आप लाइए, नहीं तो मेरा पैसा वापस दीजिए। अगर पैसा नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ में वाद दायर करेंगे। ये बात सुनते ही उक्त सरदार ने उल्टा उस ठेकेदार के खिलाफ में अपने एक निकटतम थाने में जा करके एन के एन प्रकार FIR दर्ज एट्रोसिटी एक्ट में करा दिया। अब परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में 438 लगाया सेशन में अलाउ नहीं होता है, धारा 18 बाउंडेबल है, बाउंड करती है कि नहीं देना इसमें, उसके कारण नहीं मिलता है। फिर अपील में हाईकोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से उनको जमानत मिली। चूंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह दिया था, बताया था मुझे दुर्भावना से ग्रसित होकर के उक्त प्रकरण में फंसाया गया था। माननीय न्यायालय ने देखा और अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि वास्तव में इनके साथ में धोखा हुआ है, और इनको जबरदस्ती फंसाया गया, वहाँ पास अलाउ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है जिसमें कि आपको दुर्भावना से ग्रसित होकर के फंसाया भी जाता है। एट्रोसिटी एक्ट में वास्तव में कहा जाए तो इतना ज़्यादा अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे 498 शादी होने के बाद में जो दहेज प्रताड़ना में जो लोगों को फंसाने का काम होता था, वही एट्रोसिटी एक्ट में भी होने लगा। आज भी एट्रोसिटी एक्ट में बहुत ज़्यादा दुर्भावना से ग्रसित होकर के लोग बात, जो सीधे सरल होते हैं, उनको मतलब नहीं है, लेकिन जो होशियार हैं और वो एक पैसा कमाने का जरिया भी इसको बना लेते हैं, और एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने का प्रयास करते हैं।
कई बार अपने बीच के लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो कि ऐसे वर्ग को बहला फुसला करके अपने ऊपर कब्जा करके और झूठा प्रकरण भी बनवा करके उनको हथियार के रूप में यूज करते हैं। तो आप इसमें सावधान रहें, सतर्क रहें और घबराएं नहीं। आप अच्छे वकील से मिलें और आप जो है कम से कम वकील को पूरी बात बताएं। आप निर्दोष हैं, आपका इंटेंशन नहीं है, आपको न्यायालय वास्तव में देखती है, उसके बाद जमानत भी देती है। क्योंकि आप जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट आप पेश करें, अपने पक्ष में जो भी डॉक्यूमेंट होता है, गवाह होता है, उनको पेश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जमानत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जमानत नहीं मिलता है। अब तो कितनी बार ऐसे मामलों में देखा गया है। मैं लगभग कई मामलों में अग्रिम जमानत भी प्राप्त मैंने किया है, हाई कोर्ट से भी हमको मिल चुकी है। इसलिए न्यायालय को भी अब समझ में आने लगा है कि इसका भी दुर्भावना से ग्रसित होकर के लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सावधान रहना है, सचेत रहना है और समय रहते आपको उपयोग करना है। आपको भागना नहीं है, लेकिन जब तक आपका न्यायालय में आप आवेदन लगाने के बाद सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक आपको पुलिस से बचना है। क्योंकि अगर आप कोर्ट में लगा देते हैं और उसी दरमियान आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो पुलिस बता देगी कोर्ट में कि हमने उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, तो आपका जो अग्रिम जमानत है स्वतः वो खारिज हो जाएगा। आपके वकील साहब बोलेंगे कि ये चूंकि गिरफ्तार हो चुका है, मैं वापस लेता हूँ आवेदन, तो वापस ले लेंगे। तो आप कम से कम ऐसे समय में थोड़ा धैर्य रखें। जमानत आवेदन जो लगता है इसमें क्या है, थोड़ा सा चूंकि अभियुक्त जो रहता है, अनावेदक जो होते हैं, वो कई समय तक 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक बाहर उनको रहना पड़ता है। क्योंकि न्यायालय 438 को या फिर ऐसे मामलों को जब सुनती है तो उसमें थोड़ा सा वो विलम्ब हो जाता है, लेट हो जाता है। क्योंकि जो अंडर कस्टडी में जो रहते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। और चूंकि यहाँ पास अपील करने वाला जो व्यक्ति है वो चूंकि बाहर रहता है, जेल में नहीं रहता है, तो कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना का भी समय लग जाता है। तो आपको धैर्य रखना है। कहीं आप अपने घर में मोह माया में फंस करके आते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तो आपको मुश्किल हो जाएगा और आपका जमानत आवेदन खारिज हो जाएगा स्वतः। फिर आप पुलिस पकड़ेगी, फिर आप जेल जाएं। जेल जाने के बाद मान सम्मान आपका जो धूमिल होता है, आप सभी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सीधे सरल लोग फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, उनका मान सम्मान जो है वो सब चला जाता है, जेल चले जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, आपको बेल मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है कि 438 में एट्रोसिटी एक्ट, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, इसमें बेल नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अग्रिम जमानत प्राप्त हुई है। मैं इसका खुद साक्षी हूँ। मैं कई बार ऐसा अग्रिम जमानत मैंने मिला है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट भी पेश किया था, साक्ष्य भी पेश किया था और वो निर्दोष थे। उनका इंटेंशन नहीं था दुर्भावना से ग्रसित होकर उनको कुछ बोलने का, अपमानित करने का, इसलिए न्यायालय उसमें बेल भी दी थी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने यार दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी सतर्क रहें, सजग रहें और अपने अधिकार के प्रति कम से कम जागरूक होकर के अपना हक की लड़ाई लड़ें। चलिए, पुनः दूसरे वीडियो मिलेंगे। मैं सूरज चौरसिया आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।